400 की सीरीज बोलना ही गलत बात है, बट अगर हम बात करें ऐसे 400 की सीरीज में तो उसमें 2 एसेज है। 402 हमने उस दिन कर लिया था, 450 की बात कर लेते, सारे बच्चे फोकस करके चलना यहाँ पे, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, यानी अगर ऑडिट करते वक्त हमको मिस स्टेटमेंट मिल जाती है तो उसको कैसे इवेल्युएट करके चलना है। सर 2 क्वेश्चन इसमें हमारे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि मिस स्टेटमेंट कैसे कैसे आ सकती है, तो हमने इस चीज को कैसे याद किया था सर, जियो की मिस स्टेटमेंट। मैंने कहा जियो की मिस स्टेटमेंट क्या है सर, जे का मतलब है जजमेंट, जहां पे भी मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है और हमको लगता है कि भाई वो जो जजमेंट है वो अनरीजनेबल है क्योंकि उसमें इन्वॉल्व है सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जो ऑडिटर को इनएप्रोप्रिएट लगता है, तो मैं कहता हूं जजमेंट की गलती है। सर आई का क्या मतलब है, मैंने कहा आई का मतलब है इनएक्यूरेसी और इनकरेक्ट। इनएक्यूरेसी किसमें, इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग द डेटा, यानी आप जो डेटा जैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो वो इनएक्यूरेट डेटा है। दूसरा मैं बोलता हूं सर क्या दिक्कत आ रही थी आई से, मैंने बोला इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टीमेट, यानी जो अकाउंटिंग एस्टीमेट आपने बनाया वो इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टीमेट था या फिर आपने क्लियर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओमिशन, यानी जो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए थी वो है ही नहीं, तो अगर आपने ओमिशन करके ऑफ एन अमाउंट और डिस्क्लोजर, तो यहां पे आपके 4 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट हो जाएंगे। एंड आई थिंक उन्होंने ये चीज जो आईसीआई है, ये क्वेश्चन अभी किसी ना किसी एमटीपी या आरटीपी में भी रिसेंटली पूछा है। ये देखो आरटीपी में 22 में भी यही क्वेश्चन आया है, तो इस बात पे आपने ध्यान रख के चलना है, राइट सर। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इफ फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो जब भी आपको मिसस्टेटमेंट मिलेगी तो सबसे पहले तो आपने एक चीज समझनी है, साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट, कितनी बड़ी मिसस्टेटमेंट है, क्यों ये मिसस्टेटमेंट हुई, प्लस आपने उसका इफेक्ट समझना है। मैंने कहा इफेक्ट किस चीज का, इफेक्ट ऑफ द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, यानी पिछली बार जो आपको इनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मिली थी रिगार्डिंग द एबीसीडी। एबीसीडी का क्या मतलब है सर, एबीसीडी का मतलब है अमाउंट्स, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स बैलेंस एंड ये डिस्क्लोजर, इनके रिगार्डिंग आपको ये सारी चीजें देखनी है, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। और जब भी आपको कोई गलती मिलती है तो वो आपको बतानी है किसको, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को। और अगर मैनेजमेंट कहता है कि भाई ये जो गलती है ये इममटीरियल है, हम इसको मटीरियल नहीं मानते, तो आपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेके चलनी है। तो ये कुछ 2-3 बातें जो इसमें आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी, राइट। जल्दी से सारे बच्चे बताइए क्या ये बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, इज दिस पॉइंट क्लियर, फटाफट बताओ यस और नो, जल्दी से बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं, फटाफट बताओ यस और नो, फटाफट बताओ इज दिस पॉइंट क्लियर। देखो जिसको दिक्कत है, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूं, मेरी अभी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आपके सीए फाइनल के एग्जाम्स हैं, अगर आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, कोई भी आपको परेशानी है, प्लीज मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज जाके पढ़ाई कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, वही सबसे आपके लिए बेस्ट है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो अभी समय है, कीमती समय है, उसको पढ़ाई पे लगाइए, राइट, वेरी गुड। अब आती है बात सर ऐसे 500 की सीरीज की, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सर पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में। एक बात बताओ, मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे 2 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। सर पहला क्वेश्चन किस चीज के बारे में आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट का, कि हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा सर क्या सीसीओ यानी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो सबसे पहले हमको समझनी पड़ेगी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, क्या ये जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ये कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, ऑब्जेक्टिव है। ये कैसे पता चलेगा, या तो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्किंग विद दैट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, या फिर हम किसी ऐसे पर्सन से पूछ सकते हैं जिसने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ काम किया है, या फिर हमको उसके नॉलेज और एक्सपीरियंस के बारे में पता चल सकता है कि उसके पास कोई डिग्री है, कोई क्वालिफिकेशन है, मेंबरशिप है ऑफ किसी इंस्टीट्यूट की, और किसी की क्वालिफिकेशन कैसे पता चलती है, उसने कुछ बुक्स पब्लिश कर रखी है, इस तरह से हमको पता चल सकता है। प्लस वी कैन आल्सो इन्वॉल्व एन ऑडिटर एक्सपर्ट टू गेट एन इंफॉर्मेशन अबाउट मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो ये हमको कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी पता चल जाती है। अगर वो बंदा कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, ऑब्जेक्टिव है, तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा और उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लूंगा। मैंने कहा काम की अंडरस्टैंडिंग यानी 3 चीजें, डेटा पे तड़का लगाया किसका, assumptions and methods का, और उससे निकली findings and conclusions। तो सबसे पहले तो नेचर समझनी पड़ेगी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा यूज्ड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। दूसरी चीज जो मुझे समझ के चलनी पड़ेगी, assumptions and methods क्या लगाए उसने, क्या वो assumptions and methods रीजनेबल है। तो ये सारी चीजें, एक सेकंड ना, हाँ, तो ये सारी चीजें हमको समझने चलनी पड़ेगी, obtaining and understanding of the work of that expert। and last but not least, फिर हमको क्या करना है, तीसरी चीज हमको करनी है, इवेलुएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क। एप्रोप्रिएटनेस इवेलुएट करने के लिए 3 चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या, डेटा, assumptions and methods एंड फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजंस। डेटा का क्या देखते थे, कार, कंप्लीटनेस, एडुकेसी एंड रीजनेबलनेस। तो हमको CAR कार देख के चलना है। फिर हम क्या करते थे सर, assumptions and methods का तड़का लगाते थे। तो assumptions and methods का हमको क्या देख के चलना है, relevance and reasonableness, and last but not the least
फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, जो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स हैं उनका भी R&R देख के चलेंगे, यानी रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस। तो यहां आपका बढ़िया तीनों पार्ट्स एकदम अच्छे तरह से कवर हो जाते हैं। सारे बच्चे बताओ, क्या ये पहला वाला पॉइंट क्लियर है कि जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम इवैल्यूएट करना होगा तो ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस में हमको कौन सी बातों का ध्यान रख के चलना है? जल्दी से बताइए, यस और नो, इज दिस पॉइंट क्लियर? फटाफट बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है? पारुल, दिस इज अ लाइव रिवीजन, इट विल बी लाइव ओनली, दिस विल नॉट बी देयर ऑन द यूट्यूब। पहले से मैं आपको ये बात बता के चल रहा हूं, राइट? यस, फटाफट बताइए। देखो रिवीजन तो ऐसी होगी, हमको जल्दी आराम से अच्छे से चीजों को करके चलना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि हम यहाँ पे अटक जाएंगे, भटक जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये वो वाली रिवीजन क्लास नहीं है कि टीचर बैठ के पानी पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है, और सामने आके बच्चे भी बस मजे से देख रहे हैं, हाँ सर पढ़ाओ। तो ऐसे नहीं होने वाला। एग्जाम 10 दिन बाद है तुम्हारे, ठीक है? वेरी गुड। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 किसकी बात है? ऑडिटर ऑफ क्रॉक्स लिमिटेड ने क्या किया सर? ही एक्सेप्टेड द ग्रेच्युटी लायबिलिटी वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट इशूड बाय अ क्वालिफाइड एक्चुअरी। मैंने कहा ठीक है। अब अगर एक्चुअरी यहां पे आ गया तो पक्की बात है मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात हो रही है। जैसी क्वेश्चन में वर्ड दिख जाए एक्चुअरी, तो तुमको खुशबू आ जानी चाहिए कि भाई ऐसे 500 मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात हो रही है। हाउएवर द ऑडिटर नोटिस्ड that the retirement age adopted is 65 years against the existing retirement age of 60 years। तो गड़बड़ कहां आ रही है सर? गड़बड़ आ रही है assumptions and methods पे। क्या ये assumptions and methods R&R हैं, यानी relevant और reasonable है? The answer is no। यहाँ पे assumptions and methods की गलती है। तो सबसे पहले तो आप ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के जो हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स थे वो वाले पॉइंट कोट करके चलोगे जो ऊपर मैंने आपको बता दिए। दूसरा आपको हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई सबसे पहली बात की ग्रेच्युटी लायबिलिटी की जो वैल्यूएशन आपने एक्सेप्ट करी है वो किसी एक्सपर्ट ने दी थी, यानी क्वालिफाइड एक्चुअरी ने दी थी। हु इज द मैनेजमेंट एक्सपर्ट? हियर द बेसिस फॉर कंप्यूटेशन एंड वैल्यूएशन इज टेकन है 65 इयर्स, जो कि गलत है। तो गलती कहां है ये बताना जरूरी है। तो मैंने कहा गलती है assumptions और methods में। जो assumptions और methods यूज करे वो appropriate नहीं है। सो द ऑडिटर shall qualify the report accordingly। ये कंक्लूजन के आपको 1 से 2 नंबर मिलेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। जल्दी से बताइए, इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? फटाफट बताओ, यस और नो। इज क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? जल्दी से बताओ, फटाफट बताइए, इज क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? देखो जो बच्चा सीरियस है ना, पहले से पढ़ के आया है, समझदार है, वो चुपचाप बैठ के रिवाइज कर रहा होगा। और कई सारे बच्चे, हम सबको पता है कि वो ठीक है, छोड़ सकते हो उसको। हाँ जल्दी से बताओ, इज दिस क्लियर? वेरी गुड। क्वालिफाई और में क्या मतलब है? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 3 की। वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन जो हमने ऊपर करे हैं, वही 3 चीजों की बात होगी। मैनेजमेंट एक्सपर्ट की सीसीओ यानी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फिर असम्पशंस एंड मेथड्स का तड़का लगाया, फिर क्या निकला? मैंने कहा क्या निकले? फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स का भी R&R देख के चलेंगे, यानी रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। राइट, यही बात आपने ध्यान में रख के चलनी है। ऑडिटर में क्वालिफाई द रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, यानी ऑडिटर को जो ठीक लगता है उस टाइम पे क्वालिफाई करना चाहिए, तो वो क्वालिफाई करके चलेगा। मे का मतलब मे ही है, शेल नहीं है। राइट, ठीक है सर। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इज द मैनेजमेंट एक्सपर्ट का दूसरा वाला लेवल टाइप का क्वेश्चन, कि जब हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम देखेंगे तो हमको क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करने, वो मैंने आपको ऊपर बता दिए। हमको कितने ऑडिट प्रोसीजर्स करने, यानी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, वो किस मैटर पे डिपेंड करेगी। तो मैंने कहा सबसे पहले पूछो मैटर क्या है। मैटर का मतलब क्या हो गया? नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर उतनी ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और जहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दिख जाएगी हम डर जाएंगे। मैंने कहा हम डर जाएंगे और हम पूछेंगे क्या ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एविडेंस है क्या? वो कहेगा ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एविडेंस नहीं है, तो फिर हमको मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज करना पड़ेगा। यानी अब हमको उसका एग्रीमेंट चेक करना पड़ेगा, उसमें हमको उसका नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा। और एग्रीमेंट में एक चीज और देख लेना, क्या वो एम्प्लॉयड है। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट एम्प्लॉयड होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कहीं मैनेजमेंट एक्सपर्ट को कंट्रोल तो नहीं कर रही, और अगर कंट्रोल कर रही है तो एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल देख लेना। और कंट्रोल से रिलेटेड एक और पॉइंट, एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल ओवर द वर्क दैट इज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो मैंने कहा यही 3-4 बातें बस आपने ध्यान में रख के चलनी है, और आपके 5 नंबर झोली के अंदर आ जाते हैं। इन्हीं बातों को बस आपने ध्यान में रख के चलना था। जल्दी से बताइए, इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या क्वेश्चन नंबर 4 एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है आप सबको? वो Tell me, then क्वेश्चन नंबर 5 और 500 की हमारा ऐसे डन, देन ऐसे 500 डन हो जाएगा। बताइए
बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या बात है। अब बात करते हैं सर ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस का एक और मजेदार क्वेश्चन जो आईसीआई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है। आई थिंक अभी नवंबर का जो ओल्ड सिलेबस का पेपर था उसमें भी उन्होंने ये चीज पूछी थी कि इंक्वायरी के बारे में थोड़ी बात कीजिए, तो मैं भी आपको बताता हूं इंक्वायरी के बारे में क्या क्या है। सबसे पहले आप लिखोगे इंक्वायरी का मतलब क्या होता है। इंक्वायरी का मतलब होता है सीकिंग रिस्पॉन्सेज, सीकिंग रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द पीपल हु आर देयर इन द एंटिटी। एंड ये रिस्पॉन्सेज किसके बाद किससे लेंगे, मैंने कहा नॉलेजेबल पर्सन से, अरे गहरे पर्सन से नहीं, नॉलेजेबल पर्सन से लेंगे। फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। प्लस इंक्वायरी फ्री की होती है, इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं। तो इंक्वायरी इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, बोलो मेरे साथ, इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट, हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। और इंक्वायरी में एक बात और ध्यान रखना कि इंक्वायरी से जो आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे उनको इवेल्युएट करना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। उसको इवेल्युएट करके आपको 3 चीजें पता चल सकती है, मैंने कहा क्या, या तो ऐसी चीजें पता चल सकती है जो आपके पास थी नहीं, यानी यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन व्हिच वाज नॉट प्रीवियसली पोजेस्ड विद यू, और इट कैन प्रोवाइड यू विद कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। कोरोबोरेटिव का मतलब होता है एक ऑडिट एविडेंस था, इंक्वायरी से ऐसी बात पता चल गई जो उसको सपोर्ट कर रही है, तो कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस मिल सकता है। या फिर तीसरी चीज हमको ऐसी मिल सकती है दैट द ऑडिट एविडेंस व्हिच इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द ऑडिटर। अगर डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो फिर ऑडिटर को अपने प्रोसीजर्स एक्सटेंड करने पड़ेंगे, अपना ऑडिट ओपिनियन कंसीडर करना पड़ेगा। तो यही बातें आपने 3-4 इसमें डिस्कस करके चलनी है, डिस्कस करके चलनी है। यही बातें इंक्वायरी में लिखी हुई हैं, यही 3-4 बातें बस आपने वहां डिस्कस करके आने की। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, हम इसको एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, इवैल्यूएटिंग द रिस्पांस इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट। फिर इंक्वायरी से किस किस तरह के रिस्पांस मिल सकते हैं, कोरोबोरेशन, डिफरेंट इंफॉर्मेशन, यही बातें आपने करके चलनी है। आईसीआई यही 4-5 बातें बस आपसे सुनना चाहता है, राइट? जल्दी से बताइए, इज इंक्वायरी पार्ट क्लियर? अगर इंक्वायरी पार्ट क्लियर है तो हम बात करते हैं एसए 501 की, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, राइट? कोरोबोरेटिव मींस सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस, कि यहां मेरे को पूरी भरपूर एविडेंस मिल गया कि भाई अरे वाह मुझे ये चीज पता थी, ये भी यही कह रहा है, तो इसका मतलब अब मैं विश्वास कर सकता हूं ये सही है। इस तरीके से आपने ये चीज करके चलनी है, राइट? यस सर। अब बात करते हैं जीएचके एंड एसोसिएट्स। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, लास्ट लाइन पढ़ते हैं जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, क्योंकि कई सारी चीजें डायरेक्ट होती हैं। गाइड जीएचके एंड एसोसिएट्स विद एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स दैट मे बी रेलेवेंट while obtaining an understanding of the methods used by management with relevance to the relevant auditing standard। ये example of matters किसके रिगार्डिंग है? तो अगर आप देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, तो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन वाला एक ये तड़क भड़क वाला क्वेश्चन जनवरी 21 में आया था। तो आपने इसमें बस 4 चीजों को ध्यान में रख के चलना है, इनको एक बार देख लीजिएगा। सेल्स ट्रांसफर एंड चार्जेस बिटवीन इंटर सेगमेंट्स, जैसे अलग अलग सेगमेंट के बीच में क्या क्या सेल्स हो रहे, ट्रांसफर हो रहे, वो आपने देख के चलना है। दूसरा आपने देखना है कि किसने बजट के हिसाब से कैसा परफॉर्म किया, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी। सेगमेंट ए ने बजट से अच्छा परफॉर्म किया, सेगमेंट बी ने कितना परफॉर्म किया, और जिसने अच्छा परफॉर्म किया होगा उसको ज्यादा एसेट्स एलोकेट कर देंगे, उसको ज्यादा कॉस्ट एलोकेट कर देंगे। तो देन द एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉस्ट। प्लस आपने देखनी है कंसिस्टेंसी विद द प्रायर पीरियड, की जो भी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हुई है सेगमेंट इंफॉर्मेशन की, वो कितनी कंसिस्टेंट है विद द प्रायर पीरियड। तो 4 बातें क्या क्या हो गई जल्दी से बताओ। इंटर सेगमेंट हम देखेंगे क्या क्या सेल्स हुई है, कॉस्ट हुई है, जो भी हुई है हम वो सारी देख लेंगे, ट्रांसफर्स वगैरह। फिर हम देखेंगे सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस बजट से कंपेयर करके, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको कॉस्ट एलोकेट करके चलेंगे, एसेट्स एलोकेट करके चलेंगे अपने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी विद द प्रायर पीरियड, जो हमने सेगमेंट की प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इस साल कर रहे हैं कितनी कंसिस्टेंट है विद द प्रायर पीरियड। तो ये 4 बातें आपने ध्यान में रख के चलनी है। जनवरी 21 का एक बार ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया था, तो प्लीज इसको ध्यान में रख के चलिएगा, राइट सर? राइट। अब मून लिमिटेड वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फटाफट। मेरी आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, जल्दी से एक मून लिमिटेड एक बार रीड करिए, जल्दी से एक बार मून लिमिटेड वाला क्वेश्चन रीड करिए और बताइए क्या होना चाहिए इस केस में, जल्दी से बताइए फटाफट। व्हाट शुड हैपन इन द मून लिमिटेड का केस, फटाफट बताइए प्लीज। अमावस, अमावस क्या है? मनीष कैसी बातें कर रहे हो नालायक, क्या बोल रहे हो अमावस? इन्वेंट्री, हाँ इन्वेंट्री की बात सही है। कौन सा केस आना चाहिए इन्वेंट्री का, जल्दी से बताओ, सोच के बताओ। अच्छा, मून लिमिटेड से तुमने अमावस निकाला, क्या बात है, फटाफट बताओ।
इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन नहीं, थोड़ा सा सोचो समझो क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। लॉकडाउन, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इन्वेंट्री काउंट ऑन अ डेट अदर देन द बैलेंस शीट डेट। यहां कोई समझदार व्यक्ति आया है, यहां कोई समझदार व्यक्ति आया है। इन्वेंट्री काउंट ऑन अ डेट अदर देन द बैलेंस शीट डेट। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट सेंड सुपर चैट्स, ठीक है, अवॉइड सुपर चैट्स हियर। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई देखो क्या करना है ना, आपने बैलेंस शीट डेट अलग डेट थी, इन्वेंट्री काउंट डेट अलग डेट है, क्या हम काउंटिंग अलग दिन पे कर सकते हैं? यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि ऑडिटर अलग दिन पे आया है, वो क्वेश्चन अलग होता है कि ऑडिटर कौन से अलग दिन पे आया, तो फिर हमको 3-4 चीजें अलग देख के चलनी पड़ती हैं। बट क्वेश्चन ये है कि क्या खुद एंटिटी इन्वेंट्री काउंट अलग दिन पे कर सकती है? तो द आंसर इज यस। प्रैक्टिकेबल रीजंस की वजह से ये चीज करनी पड़ सकती है। और आपको एक बात पता होगी कि इन्वेंट्री के काउंटिंग के कौन से प्रोसीजर्स होते हैं। मैंने कहा एक पीरियोडिक काउंट प्रोसीजर्स होता है और दूसरा कौन सा होता है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। क्या आपने दोनों नाम सुन रखे हैं, बचपन में पढ़ते थे आप ये सारी बातें? पीरियोडिक इन्वेंट्री काउंट सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, दोनों इन्वेंट्री सिस्टम अगर कंपनी फॉलो करती है कोई दिक्कत की बात नहीं है। द गेम हियर लाइज ऑन द इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन। क्या जो इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन है बिटवीन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड द डेट ऑन विच द इन्वेंट्री काउंट वाज हेल्ड, क्या उन इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस को ठीक से रिकॉर्ड किया गया? क्या उसके रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल एकदम चकाचक है? अगर इंटरनल कंट्रोल चकाचक है तो फिर एज एन ऑडिटर हम भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे और हम इस चीज को मान लेंगे। तो यही बात आपने यहां पे लिखनी है। सबसे पहले तो ऐसे 501 और फिर आप बोलोगे कि प्रैक्टिकल रीजंस के केस में इन्वेंट्री काउंट कैन बी कंडक्टेड एट एन अल्टरनेट डेट एंड दिस कैन बी डन इररिस्पेक्टिव कंपनी क्या फॉलो करती है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग सिस्टम या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हमें फर्क किससे पड़ता है सर? हमें फर्क पड़ता है इंटरनल कंट्रोल से। आप जैसे भी इन्वेंट्री काउंट करते हो हमको लेना देना ही नहीं है, हमको लेना देना है इंटरनल कंट्रोल से। और इंटरनल कंट्रोल में 3 चीजें ही देखते हैं, डिम ऑफ इंटरनल कंट्रोल यानी डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। इंटरनल कंट्रोल देख के चलेंगे और जो बेसिक ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं इन्वेंट्री काउंटिंग के, कि मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स देख लो, अंदर बैठ के एसी में देख लो कि सब लोग इन्वेंट्री काउंटिंग ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, ऑब्जर्व करना। फिर तुमको कॉल आता है, तुम बाहर जाके थोड़ी इन्वेंट्री खुद इंस्पेक्ट करते हो, टेस्ट चेक करते हो, वो तो तुमको करना ही करना है। बट उसके साथ साथ तुमको 3 चीजें और चेक करनी है कि क्या परपेचुअल इन्वेंट्री जो रिकॉर्ड्स हैं वो ठीक से एडजस्ट हुए, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स की रिलायबिलिटी एंड रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। तो 3 चीजें चेक करके चलना, रिकॉर्ड्स को ठीक से एडजस्ट किया कि नहीं किया गया, प्लस आपने एक चीज और देखनी है, मैंने कहा क्या, रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। इन 3 पॉइंट्स को मत भूल जाना रे, राइट। इन 3 चीजों को आपने ध्यान रख के चलना है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम्स को ठीक से एडजस्ट किया गया है, जो भी डिफरेंसेस थे उनके रीजन क्या है, और आपने रिलायबिलिटी उनकी कंसीडर करनी कि कितने रिलायबल हैं इनके सिस्टम्स। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताइए यस और नो। इज क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? ये काफी टाइम से क्वेश्चन आया नहीं है और काफी छुप के बैठा हुआ है आईसीआई के रिकॉर्ड्स में, तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो दुनिया हिला सकता है मुंबई इंडियंस की तरह। राइट राइट, जल्दी से बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर? फटाफट बताइए। अरे मेरा वो चेंज हो गया यार। हाँ चलो ऐसे 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 ही रख लें, ऐसे ही रख लेते हैं, ऐसे मुझे भी आदत सही रहती है। राइट सर। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 3 की। सर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, आरटीपी May 20 एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन November 20। इसमें क्या होता है ना, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या कोई बता सकता है थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? एक बार जल्दी से क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। सब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, जल्दी से बताओ क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 2 में क्या डिफरेंस है? देखते कौन सा बच्चा एकदम समझदारी से सही सही बताता है। फटाफट बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 2? जल्दी बताओ। इन दिस ऑडिटर कुड नॉट बी प्रेजेंट। क्या बात है, रिकी आरजे ने तो मजा करा दिया। इसमें ऑडिटर की गलती है, पहले गलती थी एंटिटी की, इस बार गलती है ऑडिटर की। ऑडिटर साहब टाइम पे नहीं आए, तो क्या ऑडिटर किसी और दिन आ सकते हैं? द आंसर इज यस। तो सबसे पहले ये लिखना कि ऑडिटर ऑल्टरनेट डेट पे आएगा। अब डेट्स का डिफरेंस होगा तो सेकंड पॉइंट क्या आएगा? मैंने कहा इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन, यानी जो बीच की ट्रांजैक्शन होगी उसको हमको ऑडिट करके चलना है। सर उसके बाद आप बात करोगे सी और डी की। मैंने कहा सी और डी का क्या मतलब है? कट ऑफ प्रोसीजर्स की बात करोगे और डिस्क्रिपेंसीज की बात करोगे। जो डिस्क्रिपेंसी निकली थी उसको मैनेजमेंट ने ठीक से डील किया कि नहीं, एंड ऑडिटर जाते जाते क्या लेगा? मैंने कहा मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। हम मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके जाएंगे। तो यही 5 पॉइंट आपने यहां पे लिखने हैं। क्या ऑडिटर किसी और दिन आ सकता है? द आंसर इज यस।
ही कैन अटेंड ऑन एन ऑल्टरनेट डेट। सेकंड चीज, ऑल्टरनेट डेट पे आ रहा है तो बीच में ट्रांजेक्शन हो गई तो इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन उसको देख के चलनी पड़ेगी। मैंने कहा बाकी और बताओ ना सर सीडी। मैंने कहा सीडी का क्या मतलब है सर? कट ऑफ प्रोसीजर, डिस्क्रिपेंसी, इन दोनों के बारे में हमको पॉइंट लिखना है। एंड जाते जाते क्या लेके जाएंगे? मैंने कहा खाली हाथ आए थे लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेके जाएंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके जाएंगे। यही बातें आपने यहां पे करनी है कि भाई साहब हम ऑल्टरनेट डेट पे आएंगे, ऑल्टरनेट प्रोसीजर करेंगे और फिर हम क्या करेंगे सर? असेस करेंगे चेंजेस इन द इन्वेंट्री। फिर मैंने कहा था सीडी यानी कट ऑफ प्रोसीजर, डिस्क्रिपेंसी और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि मैनेजमेंट ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑडिटर के साथ शेयर करी है और ठीक से डिस्क्रिपेंसीज को डील किया है। राइट सर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? फटाफट बताओ यस और नो। क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देख के चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट बताओ यस और नो। इज क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? यस सर, क्या बात है ऋषभ, बहुत बढ़िया। कॉकिक्स लिमिटेड अगेन इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें आप बस लास्ट वाला पार्ट पढ़ लो बिकॉज ये तो बहुत देसी एरिया है, ये तो एकदम देसी पॉइंट है, इसमें आपको ज्यादा मसाला नहीं मिलेगा। बेसिक ऑडिट प्रोसीजर्स पूछ रखे हैं। नेक्स्ट इज द मेन पॉइंट सर, हाउ इज द ऑडिटर सपोज टू डील व्हेन द अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज impracticable। दिस इज द कीवर्ड impracticable। सुनते ही आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि यहाँ पे ऐसे 200 वाली बात हो रही है। सर ऐसे 200 वाली बात यानी अगर impracticable है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है या कॉस्ट इन्वॉल्व है तो आप अपने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से कॉम्प्रोमाइज करोगे। आपको ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स करने चाहिए सर। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स यानी सब्सिक्वेंट सेल्स एंड प्रायर परचेजेस, हम ये दो चीजें चेक करके चलेंगे। पर सर मैंने कहा क्या? अगर हमको ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करके भी ऑडिट एविडेंस ना मिले तो मैंने कहा क्या होगा? मैंने कहा ऐसे 705, ऐसे 705 के हिसाब से आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करके चल सकते हो। तो यही बात आपने बोलनी है। क्या इम्प्रैक्टिकेबल हो सकता है? हो सकता है। लोकेशन, कंडीशंस, फैक्टर्स को ध्यान में रख के इम्प्रैक्टिकेबल हो सकता है। बट ऐसे 200 कहता है मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस। ये आपका कोई वैलिड बेसिस नहीं है कि आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से कम में सेटल कर जाओ। तो फिर आप क्या करोगे? ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स। और अगर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं हो पा रहे देन यू विल कम डाउन टू SA 705। फिर आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करके आगे बढ़ सकते हो। राइट, जल्दी बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है? फटाफट बताइए यस और नो। कौन कह रहा है ऐसे 500 501? क्या बोल रहे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। मानव ने एकदम बढ़िया समराइज कर दिया सर। 200 भी लिख के आऊंगा, 501 भी लिख के आऊंगा, 705 भी लिख के आऊंगा और इस बार सीए बन के दिखाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। राइट सर, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है थर्ड पार्टी की। अगर थर्ड पार्टी के पास आपका स्टॉक पड़ा हुआ है तो क्या करेंगे? मैंने कहा घर बैठ के कंफर्मेशन मंगा लेंगे। नहीं सर थर्ड पार्टी में गड़बड़ है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है? सर है गड़बड़, हमको इंटीग्रिटी पे शक है तो क्या करें? मैंने कहा करो मेहनत और करो। मेहनत क्या करेंगे? किसी और ऑडिटर से काम करा सकते हैं, किसी सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट ले सकते हैं, खुद जाके इन्वेंट्री काउंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अगर वेयर हाउस में रखी हुई तो डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, यानी हम वेयर हाउस रिसीट्स देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंफर्मेशन ही ले लेंगे। मैंने कहा कंफर्मेशन ले लेंगे यानी रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज व्हेन द इन्वेंटरी हैज बीन प्लेज्ड एज कोलेटरल। आप उनसे कंफर्मेशन भी ले सकते हो। तो एंड में घूम फिर के वापस कंफर्मेशन में ही आना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी वाला केस भी यहां कवर हो जाता है। तो मुझे पता है क्या लगता है, 501 हमने पूरा रिवाइज कर लिया क्वेश्चंस के थ्रू। इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं हो सकता। राइट, जल्दी से बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है? फटाफट बताओ यस और नो। 402 की रिपोर्ट, वेरी गुड। जिसको भी सर्विस ऑडिटर सुन के 402 आता है ना तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई एकदम धुआंधार और बढ़िया वाली चल रही है। वेरी गुड। जल्दी से बताइए इज दिस पॉइंट क्लियर? फटाफट बताओ यस और नो। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। अब आती है 505 की बात। ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशंस की बात कर लेते हैं। Why is question 2 of essay 500 not 501 opening balance? 501 opening balance कब से हो गया? 501 ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। क्या बोल रहे हो तुम? 510 होता है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, कुछ भी कहीं से भी रिलेट कर दोगे तुम। क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1, नेवर परमिट लिमिटेड। नेवर परमिट लिमिटेड ने क्या करा सर? नेवर परमिट लिमिटेड ने ऑडिटर को मना कर दिया। नेवर परमिट लिमिटेड ने ऑडिटर को मना कर दिया। सर ऑडिटर को क्या मना कर दिया? कि भाई हम आपको कंफर्मेशन नहीं भेजने देंगे। तो मैंने कहा एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे? सर मैनेजमेंट से समझेंगे क्यों हमको नहीं भेजना दे जा रहे। वी विल इंक्वायर द मैनेजमेंट अबाउट द रीजंस फॉर रिफ्यूजल प्लस
उस रीजन के रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस लेके चलेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। फिर इसका इंप्लीकेशन देखेंगे, हम चीजों को ऐसे छोड़ेंगे नहीं। वी विल इवैल्यूएट द इंप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल ऑन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड। कहीं मैनेजमेंट के इरादे गलत तो नहीं, कहीं मैनेजमेंट की सोच गलत तो नहीं जिस वजह से मैनेजमेंट हमको रोक रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स करके निकलेंगे। वी विल परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। बट अब एक बात बताओ, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करके भी आपका काम नहीं चल रहा, मैनेजमेंट से आपको दिक्कत है और आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे? सर आप पूछ भी ऐसे रहे हो जैसे हमको पता नहीं। ऐसे 705 ऑब्वियसली बात है, हमको अगर ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई करके चलेंगे। तो यही बात आपने ध्यान में रखनी है, दैट रिफ्यूजल बाय मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ लिमिटेशन ऑफ द स्कोप ऑफ ऑडिट एविडेंस। हम यहाँ पे ऑडिट एविडेंस लेंगे मैनेजमेंट से जो भी हमको चाहिए, मैनेजमेंट का रीजन समझेंगे, उसकी वैलिडिटी कंसीडर करेंगे, रेलेवेंस और रीजनेबलनेस उसका कंसीडर करके चलेंगे, प्लस इंप्लीकेशन ऑन अवर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड। यही बातें आपने इसमें ध्यान में रख के चलनी है और कुछ भी नहीं करना, राइट? यही बात, जो ये 3 पॉइंट्स हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको तो ध्यान में रख के चलना ही है। ऐसे 505 को कोट करना ही है और इन 2 एसेस का तड़का लगा देना। 260 यानी टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे, मैनेजमेंट नहीं सुनता तो उसके पापा को बताओ, टीसीडब्ल्यूजी को। और दूसरी चीज क्या करेंगे, ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो 705 में अपना ओपिनियन मॉडिफाई करके चलेंगे, राइट? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर है? फटाफट बताओ यस और नो। क्या क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया? जल्दी से बोलो, क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? क्या बात है गायत्री जी, मजा आ रहा है? हाँ सर पूरा मजा आ रहा है, लुफ्त उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 खत्म ही नहीं हो रहे। हाँ 5 क्वेश्चन और, बस ये 5 क्वेश्चन और, 3-4 क्वेश्चन और, फिर टाटा बाय बाय, पक्की बात है। चलें चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो सर। तो सर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? जल्दी से एक बार क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेते हैं फटाफट। एक बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो और बताओ क्या क्या आना चाहिए। देखते कौन कौन बताए। एक एक कह रहा है सर गाना बंद करो, तुम अपना स्पीकर बंद करो ना। हाँ नालायक। फटाफट बताओ करना है कहाँ? very good. Factors to be considered for negative confirmation. लेटर, क्या बात है, रिया जी ने बिल्कुल सही पकड़ लिया, रिया जी ने बिल्कुल सही पकड़ लिया। देखो जब भी बात फैक्टर्स की आएगी ना नेगेटिव कंफर्मेशन की, आपने 2 फैक्टर्स लिख के चलने हैं। पहली बात, फैक्टर्स टू बी एड्रेस्ड व्हाइल फ्रेमिंग द कंफर्मेशन लेटर, वही जो हमने लव लेटर वाली बातें करी थी, ठीक है? असर्शंस टू बी एड्रेस्ड, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन, किस तरीके से हमको उसको भेजना है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, वो सारी बातें हमको यहाँ पे लिख के चलनी है। दूसरी बात आपने जो ध्यान में रख के चलनी है वो ये है कि नेगेटिव कंफर्मेशन कब भेजनी है, तो मैंने कहा जब सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है। पहली बात तो देयर आर, सबसे पहली बात तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है, तो उन्होंने पूछा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है, इसका मतलब आप इंटरनल कंट्रोल्स को इफेक्टिव मान के चल रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो इंटरनल कंट्रोल्स के रिगार्डिंग भी हमने प्रॉपर ऑडिट एविडेंस ले लिया है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी कम है, प्लस बैलेंसेस बहुत ज्यादा है, लार्ज होमोजीनियस स्मॉल बैलेंसेस है, तो मैंने कहा इसके अलावा हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं है। तीसरी चीज, हमको नहीं लगता सामने वाली पार्टी हमारी रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड करेगी, तो हम ये चीज भेज के चलेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, यानी हमको लगता है मैनेजमेंट ठीक कह रही है, जो मैनेजमेंट कह रही है और जो अदर पार्टी के पास बैलेंस है वो दोनों मैच ही करके चलेंगे, तो लो एक्सेप्शन रेट है। तो 4 कंडीशंस जब तक फुलफिल नहीं होती तब तक आप नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं यूज करोगे। प्लस एक बात और बताओ, नेगेटिव कंफर्मेशन का अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा तो क्या इसका ये मतलब है कि ये एविडेंस ठीक है, मतलब मैनेजमेंट जो कह रही है वो बात सही है? द आंसर इज नो। आपको इस बात का विश्वास कैसे दैट द अदर पार्टी रिसीव्ड योर कंफर्मेशन लेटर, उसको आपका कंफर्मेशन लेटर मिल गया था। तो इस बात को ध्यान रखना दैट द फेलियर टू रिसीव अ रिस्पांस टू नेगेटिव कंफर्मेशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट द रिसीट बाय द इंटेंडेड पार्टी एंड इट इज कंसीडर्ड अ लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन द पॉजिटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव वाला हाईली परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होता है, एकदम चकाचक होता है, बट नेगेटिव कंफर्मेशन उसके कंपैरिजन में लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होता है। ये बात आप ध्यान में रख के चलोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सामने वाला पार्टी तभी जनरली रिस्पॉन्ड करता है जब चीजें उसकी फेवर में ना हो। अगर उसके फेवर में कोई चीज नहीं होगी, अगर उसको लगता है
कि डिसएग्रीमेंट करने से उसका काम बनेगा तभी वो रिस्पॉन्ड करेगा, वरना वो कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सो कंफर्मिंग पार्टीज आर मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड इंडिकेटिंग देयर डिसएग्रीमेंट when the information is not in their favor, यानी सामने वाले का नुकसान हो रहा है तभी तो फिर वो रिस्पॉन्ड करके अपना फायदा करवाएगा। राइट, जल्दी से बताइए क्या ये पॉइंट्स क्लियर है, फटाफट बताओ यस और नो। May 19 ओल्ड सिलेबस, तो जनरली क्या होता, आप सिर्फ ये वाली बात लिख के आते, पर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ओनली सिंगल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, इन पॉइंट्स को प्लीज डोंट इग्नोर, इन पॉइंट्स को प्लीज डोंट इग्नोर। यहां भी आईसीआई ने पक्की बात है इसके लिए 1 से 2 नंबर रखे होंगे, ठीक है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात बस ध्यान रखना, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। डन सर, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है एक ट्रेड पेबल का बैलेंस, मैंने कहा कब का, ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 15 लाख का। तो क्या मैं बोल दूं एक ओल्ड आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस है 15 लाख का। इसमें बस आपने बस एक बात ध्यान रखनी है, क्या इसकी आपको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं मिली है, तो आपने क्या करना है ना, इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन भी आपने दी थी, तो पहले तो नेगेटिव कंफर्मेशन की बातें कर दो कि नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है, फिर नेगेटिव कंफर्मेशन इज अ लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। नहीं मिली है तो इसका मतलब ये नहीं सामने वाले ने रिसीव करी हो, सामने वाला जनरली तभी रिस्पॉन्ड करता है जब उसके डिसएग्रीमेंट करके उसको फायदा हो रहा है, वो सारी बातें आप लिखोगे। प्लस एक बात ध्यान रखना, क्रेडिट बैलेंस 15 लाख का है तो पक्की बात है कोई हिडन इनकम हो सकती है, तो उसके रिगार्डिंग आपने ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स करके चलने की 15 लाख किस चीज का है। अगर ट्रेड पेबल्स का बैलेंस है 15 लाख का तो पक्की बात है कुछ इनवॉइसेस होंगे, कैश स्टेटमेंट्स होंगे, वो चीजें आप इसमें देख के चल सकते हो, ये चीजें आप इसमें देख के चल सकते हो। तो ऐसे 505 नेगेटिव कंफर्मेशन के बारे में आप बात करेंगे, प्लस जो ये बातें हमने पिछले क्वेश्चन में की थी वो हमने रिपीट कर देनी है यहाँ पे, प्लस आपने इसमें यहाँ पे बोलना है कि भाई 15 लाख की जो बात है, 15 लाख की जो बात है उसमें हमको सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट्स देख लेनी चाहिए, जीआरएन्स देख लेनी चाहिए, एंड रिस्पांस अगर नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, मिसस्टेटमेंट हो सकती है यहाँ पे, तो उस बात को आप ध्यान में रख के चलना, यही बातें आपने यहाँ पे करनी है। तो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में आपने ध्यान रखना है। क्या ये बात क्लियर है, फटाफट बताओ यस और नो। इज क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? अगर क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। सर एक और क्रेडिट आइटम मिला 5 लाख की, यहाँ पे देखो 5 लाख में इन्होंने वही बात कर रखी है, इनकम हिडन हो सकती है, तो आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करो, प्लस कहीं ना कहीं अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करके चल सकते हो। तो प्लीज इसको रीड कर लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें मजेदार बात लग नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 5 इज द सिमिलर क्वेश्चन जो हमने अभी नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में डिस्कस किया था कि क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने, वही फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर इन्होंने बोल रखा है इफेक्ट ऑफ यूजिंग अ पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो पॉजिटिव रिक्वेस्ट में आपने बस 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पॉजिटिव वाले में आप सबसे पहली बात तो ये बोलोगे, पॉजिटिव का मतलब है कि सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा चाहे वो एग्री करता हो या डिसएग्री करता हो। सो जनरली इट इज कंसीडर्ड टू बी अ मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस देन द नेगेटिव कंफर्मेशन। बस पॉजिटिव में दिक्कत कहां आती है, सामने वाला रिस्पॉन्ड कर सकता है इवन विदाउट चेकिंग द इंफॉर्मेशन, सो देयर इज अ रिस्क दैट द सामने वाला पर्सन रिस्पॉन्ड्स इवन विदाउट चेकिंग द इंफॉर्मेशन। तो सर इस रिस्क को मिटिगेट हम कैसे करते थे, मैंने कहा इस रिस्क को मिटिगेट करते थे बाय यूजिंग अ ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। हम सामने वाले को बोलते थे दैट यू प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन दैट वी रिक्वायर, पर दिक्कत कहां आती है ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में, उसका एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। सो द रिस्पॉन्स रेट कैन ड्रॉप इन केस ऑफ ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, वहां पे हमारा रिस्पांस रेट कम हो सकता है। तो मैंने कहा ये वाली बातें ही आपने इसमें ध्यान में रख के चलनी है, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। क्या ये पूरा पार्ट आपको क्लियर है? अगर ये पूरा पार्ट क्लियर है तो फिर कल हम ऐसे 510 के साथ स्टार्ट करेंगे। एंड नाउ ऑनवर्ड्स देखो हमने कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करे, अब हम कोशिश करते हैं कि जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस है जिसमें थोड़ा मसाला ज्यादा है, हम उन क्वेश्चंस पे फोकस करके चलेंगे एंड उनको हम इस लाइव सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आप खुद भी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर जो मसालेदार क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक ऐसे, दो ऐसे, तीन ऐसे, सबको ऐसे मिला देते हैं ना, वहां ज्यादा मजा आता है साथ में करने में। राइट सर, राइट सर, जल्दी से बताइए क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं, फटाफट बताओ यस और नो। हाँ मजा आ गया, डन सर, काफी है बस आज के लिए, आज के लिए बस काफी है। सर टोपी क्यों पहनी है आपने, देख लो सारे के सारे ऐसे बाल ऐसे चंपू की तरह हो रखे, तो क्या करें, टोपी पहनना जरूरी हो गया अपने लिए। राइट सर, ठीक है, यस सर, टाइम भी बचेगा, वेरी वेरी गुड। प्लीज अब जल्दी से मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से एक बार अपनी आंखें बंद करो, फटाफट अपनी आंखें बंद करो ना, प्लीज प्लीज, एक रिक्वेस्ट है मेरी, बस ज्यादा देर के लिए नहीं, 10 सेकंड 15 सेकंड्स के लिए, जस्ट क्लोज योर आईज, जल्दी से क्लोज योर